गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 23 मई। चलिए शुरू करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का डिटेल एनालिसिस। इस एनालिसिस में हम उन्हीं आर्टिकलों को कवर करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो पहला आर्टिकल है वह है आपका कोविड से रिलेटेड। इस आर्टिकल में क्या कहा गया है? इस आर्टिकल में कहा गया है कि लास्ट 24 आवर्स में जो कोरोना वायरस के केसेस पाए गए हैं वो 2 लाख के करीब हो गए हैं। एक टाइम था कि जब ये केस जो है वो 4 लाख से ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अब हमने इस पे इतना कंट्रोल कर लिया है कि 2 लाख के करीब हो गए हैं। तो जो टीपीआर है वो 14.2% पे आ गया है। यहाँ पर टीपीआर क्या होता है? टीपीआर का मतलब होता है टोटल पॉजिटिविटी रेट। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी लोगों पे कोविड टेस्ट करा जा रहा है उनमें से संक्रमित लोगों की संख्या। मान लीजिए कि अगर 100 लोगों पे कोविड टेस्ट करा गया है और ये 14.2% है टीपीआर, इसका मतलब क्या हुआ कि पर 100 लोगों पे टेस्ट किया गया तो उसमें से जो 14.2 है वो पॉजिटिव आए हैं, कोविड पॉजिटिव। तो इसका मतलब होता है, ये होता है टीपीआर का मतलब। तो हमने जो है वो केसेस पे इतना कंट्रोल कर लिया है। और एक बात यहाँ पे और कही गई है कि जो केसेस रिड्यूस हो रहे हैं इंडिया में, जो डे पर डे रिड्यूस हो रहे हैं, उसका रीजन ये नहीं है कि हम टेस्ट डिक्लाइन कर दिया है, हम डे पर डे टेस्ट कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो टेस्ट की कैपेसिटी है वो डे पर डे बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि पिछले 24 आवर्स में हमने कितने सैंपल टेस्ट करे थे? तो हमने करे थे लगभग आपके 20,66,800 285 सैंपल टेस्ट करे और उनमें से जो केसेस पाए गए हैं वो 2 लाख के करीब केसेस पाए गए हैं। 2,27,709 केसेस, जिसमें से जो 3,392 हैं वो डेथ देखी गई है। हम कहीं ना कहीं अब इसे कंट्रोल में लेके आ गए हैं। इसमें एक बात और भी कही गई है, ये यहाँ पे है वैक्सीनेशन का चार्ट दिखाया गया है। वैक्सीनेशन का एक ग्राफ दिखाया गया है कि किस स्टेट में जो 18 प्लस लोग हैं उन्हें कितना वैक्सीनेट कर दिया गया है। इसमें जो सबसे हम वेल परफॉर्म्ड देख रहे हैं रीजन जो है वो लद्दाख यूटी जो है वो है। इसमें जो 46.9% जो यूथ है 18 प्लस है उन्हें वैक्सीन की सिंगल डोज दे दी गई है। जबकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ये 30.2 है, उत्तर प्रदेश में ये 8.6 है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम देखा जा रहा है। यहाँ पे जो तमिलनाडु है उसमें सबसे ज़्यादा केसेस देखे गए हैं लास्ट 24 आवर में। जबकि अगर कैजुअलिटी की बात करें तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है वो आपका कैजुअलिटी में टॉप कर रहा है। इसमें इस स्टेट में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हो रही है। इस आर्टिकल में एक बात और कही गई है कि जो दिल्ली के सीएम है उन्होंने वो ऑब्जेक्शन उठाया था कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है 18 प्लस वालों के लिए। तो यहाँ पे जो वीके पॉल है उन्होंने एक इस बात का आंसर देते हुए कहा है। वीके पॉल कौन है? तो नीति आयोग के मेंबर हैं। उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है वो 45 प्लस वालों की है। इस वजह से जो 18 प्लस है उनकी जो शॉर्टेज है, उनके लिए वैक्सीन की शॉर्टेज हो सकती है। इस आर्टिकल में ये कहा गया है। अगला आर्टिकल आपका वो है म्यूकोरमिकोसिस से रिलेटेड, जिसे ब्लैक फंगस कहा जाता है। ये एक फंगल डिजीज है जो कि लास्ट कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा देखा गया कि लोग इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं। तो जो गुजरात है वो एक नया हॉट स्पॉट बन के निकला इस डिजीज के लिए। यहाँ पे गुजरात में सेंटर के हिसाब से कितने जो केसेस आ गए हैं वो है आपके 2,281 केसेस, जो कि किसी भी स्टेट के लिए, देश में किसी भी स्टेट के लिए हाईएस्ट है। हालांकि इस डिजीज को, जो ब्लैक फंगस है, उसे एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1857 के अंडर में इसे एक एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है। एपिडेमिक डिक्लेयर करने का मतलब क्या हुआ कि अब इसका प्रॉपर मॉनिटराइजेशन होगा, सेंटर को रिपोर्ट भेजी जाएगी, प्रॉपर चेकअप होगा और फिर इस इस डिजीज से संक्रमित होने वाले लोगों का खास ध्यान रखा जाएगा। हालांकि कई स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने इसे अभी भी एपिडेमिक डिक्लेयर नहीं करा है। गुजरात में इससे रिलेटेड 250 से ज़्यादा डेथ्स भी देखी जा चुकी हैं। तो कुल मिला के कहा जाए तो जो गुजरात है उसमें इस स्टेट में ब्लैक फंगस के काफ़ी ज़्यादा केसेस पाए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाए जा रहे हैं। इसमें जो गुजरात के जो 3 स्टेट हैं वो है आपके अहमदाबाद, सूरत और राजकोट। इन तीनों स्टेट में जो ब्लैक फंगस है वो काफ़ी प्रभावित कर रहा है लोगों को। तो ये, और इसमें जो है इसमें यही कहा गया है कि जो भी डीएम एट लोकल लेवल वो अपना ट्राई कर रहे हैं इस डिजीज को हैंडल करने के लिए। जो ब्लैक फंगस है उसके लिए कौन सी डिजीज है, कौन सी मेडिसिन है, वो है एम्फोटेरिसिन बी। इस मेडिसिन की कहीं ना कहीं शॉर्टेज देखी जा रही है। तो जो भी लोकल लेवल पे इसकी सप्लाई को सुधारने की कोशिश की जा रही है, बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस
एपिडेमिक से डील करने के लिए। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है। जो अगला आर्टिकल है आपका वो है नेपाल से रिलेटेड है। नेपाल आपका पड़ता है, ये रहा नेपाल है आपका यहाँ पे, क्योंकि एक साइड चाइना है दूसरी साइड इंडिया है नेपाल के। नेपाल में क्या देखा गया अभी, तो नेपाल में यहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिला है, यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ऐसे तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने वहाँ के जो लोअर हाउस है, इंडिया में लोकसभा कहते हैं, उसे डिजोल्व कर दिया है। और क्यों डिजोल्व कराया, तो जो केपी शर्मा ओली थे वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट चला रहे थे, तो वो उन्हें फ्राइडे तक मेजोरिटी दिखाना था गवर्नमेंट चलाने के लिए, लेकिन वो मेजोरिटी अपनी दिखा नहीं पाए। वो मेजोरिटी जब दिखा नहीं पाए तो इसीलिए वहाँ के प्रेसिडेंट ने उनकी गवर्नमेंट को डिजोल्व कर दिया, लोकसभा को डिजोल्व कर दिया कि लोकसभा में कोई ऐसी पार्टी नहीं है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो रूलिंग हो, जो कि मेजोरिटी दिखा सके या गवर्नमेंट चला सके। और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ने यहाँ पे इलेक्शन डेट भी डिसाइड कर दिया है, क्योंकि नवंबर में फिर से इलेक्शन होगा नेपाल में, और ये कोरोना वायरस के बीच होगा। कोरोना वायरस की कंडीशन भी वहाँ पे खतरनाक चल रही है, इसी के साथ साथ इलेक्शन भी करवाया जाएगा। इससे पहले नेपाल में जो ओली गवर्नमेंट थी उन्होंने एक बार फिर से इस जो ये जो लोअर हाउस है उसे डिजोल्व कर दिया था, लेकिन वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं थी, तो कैसे एक गवर्नमेंट को डिजोल्व कर सकते हैं। तो इस बिहार पे उनका जो डिजोल्व करा था लोअर हाउस को, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना के अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। ये है नेपाल का ओवरऑल इश्यू। अब यहाँ पे इलेक्शन करा जाएगा और देखते हैं फिर कौन सी गवर्नमेंट जो है वो पावर में आती है। जो अगला आर्टिकल है आपका वो है यास साइक्लोन से रिलेटेड है। यास साइक्लोन जो है वो आपका बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हो रहा है। अभी हमने तोकते साइक्लोन देखा था जिसने कि काफी ज्यादा कैजुअलिटीज पहुंचाई थी हमारे वेस्टर्न कोस्ट की साइड, और ये जो तोकते था वो कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, वो हुआ था आपका अरेबियन सी में। जबकि ये वाला जो नया साइक्लोन है ये कहाँ पे देखा जा रहा है, ये यास पे देखा जा रहा है, ये बे ऑफ बंगाल एरिया में देखा जा रहा है। इसका नाम क्या है, तो ये है यास। इसे आईएमडी द्वारा माना गया है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो कह रही है कि ये जो साइक्लोन है ये मई 26 तक उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट पे पहुंच सकता है। ये भी जो साइक्लोन है वो काफी सीवियर कैटेगरी में है, और इसके लिए जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में प्री इंफॉर्मेशन दे दी गई है, टीमों को तैयार कर दी गई है, और भी जो नेसेसरी प्रिपरेशन है वो की जा रही है। और अगले आने वाले कुछ घंटों में ये साइक्लोन और उस एरिया में पहुंच के, उस कोस्टल एरिया में पहुंच के काफी हैवी मात्रा में कैजुअलिटीज पहुंचा सकता है। सभी टीमों को तैयार कर दी गई है। जो अगला आर्टिकल है आपका वो है इंडियन वेरिएंट रिलेटेड। यहाँ पे इंडियन वेरिएंट क्या है, ये है आपका B1617 स्ट्रेन। तो एक हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक नोटिस इश्यू करा है। उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या कहा है कि जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है इंडिया में, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन से, जैसे कि फेसबुक हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, या फिर ट्विटर हो गया, उनको ये एडवाइजरी किया गया है कि जहां जहां भी आपने B161 स्ट्रेन के लिए इंडियन वेरिएंट वर्ड यूज करा है उसे रिमूव कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि WHO ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि जो इंडियन वेरिएंट जो B1617 है वो इंडियन वेरिएंट है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने कभी B1617 स्ट्रेन को इंडियन वेरिएंट नहीं कहा है। इसलिए जो भी डिजिटल मीडिया है जो कि इंडियन वेरिएंट शो कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, वो इस इंडियन वेरिएंट वर्ड को एज फार एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, विद इमीडिएट इफेक्ट इसे हटा लें। यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक डेटा और भी दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, जो गवर्नमेंट बता रही है कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप यूजर्स जो हैं वो आपके 53 करोड़ के आसपास हैं, जबकि जो यूट्यूब यूजर्स हैं वो 44.8 करोड़ है, और फेसबुक यूजर्स जो है वो कितने आपके 41 करोड़, जबकि इंस्टाग्राम यूजर्स 21 करोड़ है, 1.75 करोड़ जो है वो ट्विटर यूजर है। इन सभी प्लेटफॉर्म से हटाने की बात कही गई है। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे ये इन्फॉर्मेशन गई है कि इंडियन वेरिएंट है। यहाँ पे जो वायरस का वेरिएंट होता है उससे रिलेटेड 2-3 दिन पहले भी न्यूज आई थी कि जो नाम रखे जा रहे हैं इसके, जैसे कि इंडियन वेरिएंट हो गया, या फिर साउथ अफ्रीकन वेरिएंट हो गया, या फिर यूके वेरिएंट हो गया, ये क्या कर रहा है, हम किसी देश के नाम पे कोरोना वायरस के वेरिएंट का नाम रख रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है कि स्टिग्मा की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, उस देश के प्रति लोग जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। जो
वर्ल्ड कम्युनिटी है वो डिस्क्रिमिनेट कर रही है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया था? इसका सोल्यूशन निकाला गया था कि जो भी वेरिएंट है, कोरोना वायरस के वेरिएंट है, हम उनके वेरिएंट का नाम देश के नाम पे नहीं रखेंगे। हम कैसे रखेंगे? जैसे साइक्लोन के नाम रखे जाते हैं कि हर देश अपने नाम, कुछ नाम दे देता है और फिर हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस देश का साइक्लोन, मतलब कि उससे आइडेंटिफाई करते हैं ऑन सिमिलर बेसिस। जैसे साइक्लोन का नाम रखा जाता है, वैसे हम जो कोरोना वायरस के वेरिएंट है उसका नाम रखेंगे। जो अगला आर्टिकल है आपका, वो है कोविड-19 से रिलेटेड। यहाँ पे एक रिसर्च करी गई है और बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है। इसमें क्या कहा गया है कि आने वाले दशकों में क्या देखा जाएगा कि जो कोविड वायरस है, जो कोविड-19 है, वो केवल और केवल क्या होगा, एक कोल्ड लाइक सिचुएशन क्रिएट करेगा। यानी मुश्किल से जब भी आपको कोरोना होगा तो मान लीजिए कि कफ वगैरह टाइप, या फिर आपको कोल्ड होगा, नॉर्मल कोल्ड होगा। क्यों? और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक साल बाद क्या होगा कि जो आपकी बॉडी है वो इस वायरस के अडेप्ट कर लेगी। अडेप्ट कर लेने का मतलब क्या है? जो आपकी बॉडी है वो धीरे धीरे इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप कर लेगी। जब इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेगी आपकी बॉडी, कोरोना वायरस जो है वो उसे इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा और सिमिलर और एक मुश्किल से कोल्ड होगा और उसे ही कोरोना वायरस कहा जाएगा। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है। इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि जो मिल्ड कोरोना वायरस जो हो रहा है, एक सीवियर होता है, एक मिल्ड होता है। जो मिल्ड हो रहा है वो आपका ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा, ज़्यादा इम्यूनिटी जो है वो डेवलप करेगा। ये ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप करेगा तो ये कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का जो है वो सक्सेसफुली या फिर एफिशिएंटली फाइट कर पाएगी बॉडी इस चीज़ से। इसमें न्यू वेरिएंट की भी बात करी गई है कि अगर कोरोना वायरस का कोई न्यू वेरिएंट आता है तो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि ये कैसा बिहेव करेगा। ये जो है वो काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बाद पता चलेगा, आगे जो फर्दर एक्सपेरिमेंट करा जाएगा इस पर। लेकिन अगर यही वाला रहता है सिचुएशन, तो आगे आने वाले समय में एक दशक बाद, एक डिकेड बाद जो है कोरोना वायरस बस एक कोल्ड की तरह सिमट के रह जाएगा, जस्ट कॉमन कोल्ड। उसके बाद से क्या होगा कि जो सभी लोग हैं, एक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और केवल उसमें संक्रमित के चांस किसी होंगे तो वो भी बच्चों को होंगे। अब बच्चों में क्या है कि बच्चों में जो नेचुरल एफिशिएंसी होती है किसी भी वायरस या फिर किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए, तो बच्चों को भी इतना प्रभावित नहीं कर पाएगा। जो अगला आर्टिकल है वो आपका है उड़ीसा की एक जो ट्राइब है, डोंगरिया एंड पोंडा कम्युनिटीज जो है उसके बारे में है। ये जो ट्राइब है उड़ीसा में वो पीवीटीज ग्रुप में आती है, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजी में आते हैं। इसमें क्या देखा गया, इस ट्राइब में क्या देखा गया है? इसमें ये देखा जा रहा है कि जो कोविड वायरस है इस ट्राइब में कुछ ज़्यादा ही तेजी से फैलता जा रहा है, और जबकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा तेजी से फैलता जा रहा है, हम इसे कंटेन नहीं कर पा रहे हैं। हम जो भी अगर कोई इसमें देखा भी जा रहा है कि जो पेशेंट है कोविड का, तो हम ना ही आइसोलेट कर पा रहे हैं, इवन उस एरिया में आइसोलेशन की फैसिलिटी है भी नहीं। यहाँ पे जो एक्टिविस्ट हैं, जो भी एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ओडिशा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि जो ये ग्रुप है डोंगरिया एंड गोंडा जो कम्युनिटी है उसका खास ध्यान रखा जाए और उसका जो कोविड से रिलेटेड जितना भी हेल्प हो सके उस कम्युनिटी को करा जाए। वहाँ पे जो है वो आइसोलेशन सेंटर बनाया जाए। क्यों? क्योंकि उस कम्युनिटी में जो है वो प्राइवेसी वगैरह या फिर इन सब का ट्रेंड नहीं है। जितना भी हो सके उन्हें डोर टू डोर बेसिस पे जो भी कोविड के पेशेंट हैं उन्हें आइडेंटिफाई करा जाए, उनके लिए आइसोलेशन सेंटर बनाया जाए, जो मेडिसिन वगैरह नेसेसरी मेडिसिन हो सके उससे वो प्रोवाइड करा जाए, जो भी वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसे और एफिशिएंट करा जाए। तो ये सब बातें कही गई हैं। ये सब करके हम जो भी इस कम्युनिटी में देखा जा रहा है बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है वायरस का, इसे हम काफ़ी एफिशिएंटली कंटेन कर सकते हैं इस वायरस को। तो ये सब सुझाव दिया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा। उड़ीसा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी गई है कि इस ओडिशन ट्राइब को बचाने के लिए कोविड-19 से जो भी एफिशिएंट मेथोडोलॉजी है या फिर प्रोसेस है वो अपनाया जाए। इवन यहाँ पे उनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कही गई है। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर, ये जो कम्युनिटी है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो आपकी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे। लेकिन हमने देखा कि कोविड के चलते, लॉकडाउन के चलते मार्केट भी बंद रहे, और मार्केट बंद रहे तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियली इनसिक्योर हो गए। इन्हें फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करा जाए, ये इस आर्टिकल में कहा गया है। जो अगला आर्टिकल है वो आपका है म्यांमार से रिलेटेड। म्यांमार में हमने क्या देखा, म्यांमार में अभी भी मिलिट्री कूप चल रहा है। वहाँ पे जो एनएलडी पार्टी है, ये किसकी पार्टी है? तो ये आपकी है आंग सान सू की पार्टी जो है, वो पिछले साल जो है हमने देखा कि फुल मेजोरिटी में आई थी, अच्छी खासी मेजोरिटी मिली थी इस पार्टी को। एनएलडी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। हमने देखा कि जो एनएलडी है यहाँ पे वो फुल मेजोरिटी में आई थी, लेकिन फिर भी वहाँ की जो मिलिट्री है
उन्होंने जिसे जुनता कहा जाता है, तो उन्होंने इस गवर्नमेंट को मानने से इनकार कर दिया। इस गवर्नमेंट पे ये एलिगेशन लगाया कि इस गवर्नमेंट ने इलेक्शन फ्रॉड करा इस गवर्नमेंट ने, और इस बिहार पे उस गवर्नमेंट को वॉइड करा दिया गया। उस गवर्नमेंट को पावर नहीं दी गई, और इवन उसके बजाय जो आंग सान सू की थी उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया, और भी कई पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और यहाँ पे अब क्या बात चल रही है, वहाँ के जो मिलिट्री जो जनरल है, जो मिंग आंग जो है, वो कह रहे हैं कि अब वो सोच रहे हैं कि जो एनएलडी पार्टी है उसे डिजोल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस पार्टी ने इलेक्शन फ्रॉड करा है। इलेक्शन फ्रॉड करा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि देश के साथ ये देशद्रोह है। तो ये वही बात कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि इस पार्टी को डिजोल्व करा जाए, या फिर जो भी बड़े लीडर है उनको इसके लिए जो है वो पनिश करा जाए, या फिर उनके लिए एक्शन लिया जाए। जबकि यहाँ पे हमने देखा था कि जो भी रिजल्ट आया था 2020 के जनरल इलेक्शन में, उसे एशियन नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शन ने मॉनिटर करा था, और उसने कहा था कि बाई एंड लार्ज ये जो है, ये जो गवर्नमेंट जीती है, तो वो वहाँ के लोगों की जो है वो राय है, या फिर वहाँ के लोगों का जो है वो अपना ओपिनियन है इस गवर्नमेंट को, तो वहाँ के लोगों ने जीता है। लेकिन वहाँ की जनता ने मानने से इनकार कर दिया था। अभी भी सिचुएशन जो है वो डेवलप वाली सिचुएशन बनी हुई है वहाँ की गवर्नमेंट और पॉलिटिकल लीडर में। हालांकि कई बार इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो प्रेशर बना रही है, लेकिन चाइना और रशिया जैसे कंट्री जो है वो म्यांमार को कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये हमने देखा आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का ओवरऑल एनालिसिस।